नेक्स्ट पाथवे जो है वो है अल्टरनेटिव पाथवे। अगर आपको पहला पाथवे समझ में आ गया होगा तो ये बहुत इजी है। अल्टरनेटिव पाथवे में होता ये है कि इसमें एंटीबॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसके एक्टिवेशन के लिए नो एंटीबॉडीज आर रिक्वायर्ड। ये भी ध्यान पे रखे रहना, एक बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट C3 प्रोटीन्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट C3 प्रोटीन्स हैं, C3 प्रोटीन्स है, ये इनका हाइड्रोलाइसिस स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, स्वयं से हाइड्रोलाइसिस स्पॉन्टेनियसली। कब? जब एंटीजन आकर के अटैक करने का काम करेगा, तब इनका हाइड्रोलाइसिस जो है वह स्पॉन्टेनियसली हो जाता है और यह दो फ्रैगमेंट्स में अगेन टूट जाते हैं। एक फ्रैगमेंट इनका रेड यूज किए तो रेड ही यूज कर लेते हैं। एक फ्रैगमेंट जो है वह लार्ज फ्रैगमेंट होता है और दूसरा जो फ्रैगमेंट है वह स्मॉल फ्रैगमेंट रहता है। तो यह जो है यह C3b और C3a में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं स्वयं से। जैसे कि इसमें एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, जैसे ही एंटीजन आया होगा C3 खुद ही हाइड्रोलाइज होकर के एक्टिवेट हो गया। मैं बोला ना C3b प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब इस C3b के ऊपर एक फैक्टर है जिसका नाम है फैक्टर B। जिसका नाम है फैक्टर B। या जाकर के C3b से बाइंड हो जाता है, या जाकर के C3b से बाइंड हो जाएगा। अब देखो फैक्टर B जाकर के C3b से C3b से जाकर के बाइंड हो गया। कौन? फैक्टर B। ठीक, तो यह हमारा फैक्टर B हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल में यह जो कॉम्प्लेक्स है यह आपको कहने को मिलेगा C3b। अभी नहीं लिखते, रुक जाते हैं 2 सेकंड, आगे आके बताते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक और फैक्टर है जिसका नाम है फैक्टर D। फैक्टर D क्या करता है, इसको हम लोग इस कलर पे ले लेते हैं। फैक्टर D क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स से जाकर के बाइंड हो जाता है। तो फैक्टर D जो है इस कॉम्प्लेक्स में जाकर के बाइंड हो जाएगा और यह फैक्टर B को 2 भाग में डिवाइड कर देगा। जब बड़ा रहेगा, बड़ा फैक्टर रहेगा,
जो बड़ा फ्रैगमेंट रहेगा उसको हम लोग कैपिटल बी स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले को स्मॉल बी ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल फ्रैगमेंट है। तो फैक्टर डी का काम क्या हुआ कि ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर बी। ये कॉम्प्लेक्स बाइंड है उसी के साथ ही ना, ये C3b के साथ बाइंड है, ये भी ध्यान पे रखे रहना। अब ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हम लोग को जो देखने को मिलेगा वो बना करके आपको बताता हूँ। जैसे ही फैक्टर डी आया तो हुआ क्या, ये जो C3b का लार्ज फ्रैगमेंट था जिससे फैक्टर बी आकर के जुड़ गया था, फैक्टर बी हमने ग्रीन में लिया है, तो उसका जो लार्ज फ्रैगमेंट है वो इससे बाइंड रहेगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला बात ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो कहलाएगा वो कहलाएगा C3b कैपिटल B स्मॉल b। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स C3b कैपिटल B प्लस B। ठीक, अब एक्चुअल में इससे और जुड़ जाता है एक और कंपाउंड जिसका नाम है पिपराडीन। पिपराडीन का काम क्या है, इस C3b स्मॉल b बार को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, स्टेबलाइजेस C3b कैपिटल B स्मॉल b कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे C3 कन्वर्टेस। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे C3 कन्वर्टेस। ठीक, अब C3 कन्वर्टेस क्या करेगा कि वह C3 प्रोटीन्स को दो फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा, अगेन C3a और C3b। C3a अगेन इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर के थ्रू काम करेगा और C3b जो है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाएगा C3b। इसलिए मैं बोल रहा था कि शुरुआत वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास फैक्टर B हुआ, फिर हमारे पास C3b होगा, और ये फैक्टर B का स्मॉल b, फिर अगेन C3b रहेगा, उसको हम लोग और दूसरे कलर से निपटा देते हैं उसके फ्रैगमेंट को। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है वो एक्चुअल में क्या बना, C3b कैपिटल B स्मॉल b C3b और इसके ऊपर पूरा बार। ठीक है, तो यहाँ पे दो C3b रेस्पॉन्सिबल है फाइनल। देखो C3b से ही C3 कन्वर्टेज बन रहा है, समझ रहे हो। ठीक, और इस को अपन लोग बोलेंगे C5 कन्वर्टेज। ठीक, अब C5 कन्वर्टेज जो है यह
C5 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करके यह अगेन दो फ्रैगमेंट्स बनाएगा, C5a और C5b। अब ये C5b जो है वो अगेन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस उसी तरह से बनाएगा जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले देखा था। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C3-5b अगेन C6, 7, 8, 9 तक एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जा करके उसको सेल लाइसिस करने में मदद करेगा। तो इस वाले पोर्शन को अगर अपन लोग देखने का प्रयास करें तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। C3 जो है वो स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये एक सीरीज ऑफ कैस्केड यूज़ करेगा। अब आप देखो इसको अल्टरनेटिव पाथवे इसलिए बोला गया कि डायरेक्ट C3 कन्वर्टेज विदाउट एक्टिवेशन बन रहा है, तो ये बाईपास टाइप का हो गया। इस कारण से इसको अपन लोग अल्टरनेटिव पाथवे के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एक छोटा सा पाथवे और जिसका नाम है लेक्टिन पाथवे। एकदम इजी है, क्लासिकल को ही अपने को समझना है, बाकी सब चीज सिमिलर है। ठीक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में के मेम्ब्रेन में हम लोगों को एक ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है जिनको हम लोग बोलते हैं MBL, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे MBL। इनको फुल फॉर्म होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। एक सेकंड, इनके मेम्ब्रेन में हम लोगों को कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग मैनोज कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेम्ब्रेन में हम लोगों को कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलता रहता है। उनमें से एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसमें हम लोग उनके सरफेस में मैनोज देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग देख सकते हैं जैसे कि साल्मोनेला। ठीक है, दूसरा अगर अपन लोग देख सकते हैं लिस्टीरिया। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि साल्मोनेला, लिस्टीरिया, निजेरिया के स्ट्रेन्स। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, आपको कुछ फंगस देखने को मिलेंगे जैसे कि क्रिप्टोकोकस,
नियोफॉर्मेंस, ये भी माइकोलॉजी में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंगस देखने को मिलता है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो इनके मेम्ब्रेन सरफेस पे हम लोगों को मैनोज रेसिड्यूज देखने को मिलते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, साल्मोनेला, लिस्टेरिया, निजेरिया, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, इनके मेम्ब्रेन्स में हम लोगों को, अब उनके मेम्ब्रेन्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, हम लोगों को कुछ मैनोज रेसिड्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक, अब फाइनल ईयर वाले लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, फाइनल ईयर वाले लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग देखने को मिलता है एक प्रोटीन जिसका नाम है एक्यूट फेस प्रोटीन्स। एक्यूट फेस प्रोटीन जो है यह इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्यूट फेस प्रोटीन जब भी इन्फेक्शन होता है उनका लेवल या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाता है। इन एक्यूट फेस प्रोटीन में एक फैमिली होता है जिनको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिन फैमिली। इन फैमिलीज में हम लोगों को देखने को मिलता है, इन एक्यूट फेस प्रोटीन्स में हम लोगों को देखने को मिलता है एक फैमिली जिसका नाम है कलेक्टिन फैमिली। और इस कलेक्टिन फैमिली में एक मेंबर होता है जिनको हम लोग बोलते हैं MBL। ठीक, MBL, इनको हम लोग बोलेंगे मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन। ठीक है, अब देखें एक्यूट फेस प्रोटीन का जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है, तब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाता है। तो उसमें से जैसा ही इन्फ्लामेशन हुआ, MBL जो है उनका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही MBL इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ये MBL प्रोटीन जो है, ये MBL जो है ये मैनोज से जा करके बाइंड हो जाते हैं। ये मैनोज से जा करके बाइंड हो जाते हैं, मतलब एंटीजन में प्रेजेंट मैनोज से जा करके ये सिस्टम जा करके बाइंड हो गए। ठीक, तो हुआ क्या कि ये पैथोजन है, इसका जो मैनोज रेसिड्यू है ये जो मैनोज है इससे MBL आकर के बाइंड हो गया। जैसे ही इससे MBL आकर के बाइंड होता है, दो प्रोटीन और इससे जाकर के बाइंड हो जाते हैं, उनका नाम है MASP1 और MASP2। ठीक है, अब ये MASP1 और 2 जो है इनका फुल फॉर्म है MASP, सीरीन प्रोटीएज है। ये तभी एक्टिवेट होंगे जब MBL जाकर के बाइंड होगा। ये एक्चुअल में MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज है। MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैनोज से जा करके
MBL जो है वो एक्टिवेट हो गया। MBL के पास आकर के जुड़ गए MAsP1 MAsP2। नेक्स्ट देखते हैं हुआ क्या, मैनोज से आकर के जुड़ गए MBL और MBL के पास आकर के जुड़ गए, एसोसिएट हो गए MAsP1 और MAsP2। अब आपको मैं एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये तीनों मिलकर के MBL एक कॉम्प्लेक्स बना दिए, जिनके पास MAsP1 भी है और MAsP2 भी है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिजेंबल करता है टू C1Q, C1R और C1S क्लासिकल पाथवेज के मेंबर्स को। MBL जो रिप्रेजेंट करता है ये C1Q को और ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं C1S और C1R को। ठीक है ना। इसके एक्टिवेशन के बाद ये फॉलो करता है सेम पाथवे क्लासिकल पाथवे ही। क्या होगा उसमें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट करेगा C4 प्रोटीन्स को और ये C4b को फॉर्मेशन करेगा। ये किसके किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये C4 के ऊपर एक्ट करेगा और C2 के ऊपर एक्ट करेगा। ये दोनों ही फ्रैगमेंट्स को एक्टिव करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे C4b के और C2a का। ठीक, इसको ऐसे ही होगा ना। इसके बाद ये क्या करेगा, C4b और C4a जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, यह C3 को C3a और C3b में तोड़ देगा और C3b जो है इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। और ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करेगा, इसके बाद हमारे पास बनेगा C4b 2b 3b 2b नहीं 2a ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये अगेन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, ये C5 को C5a और C5b के साथ कर देगा, क्लीव कर देगा। और ये C5b जो है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर देगा। ठीक है, तो ये तीन पाथवे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेक्टिन पाथवे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि MBL इन्वॉल्व है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन इन्वॉल्व है, इस कारण से ये पाथवेज हम लोगों ने कही है।
तो आपको क्लासिकल पाथवे बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना है। एक फाइनल समरी हम लोग देखते हैं पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, पूरे पाथवेज को हम लोग एक ही चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। देख लीजिए, क्लासिकल पाथवे में हम लोगों ने क्या देखा, C1 QR2 S2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एंटीजन से जाकर के बाइंड हुआ था, ये एक्चुअल में एक एंटीबॉडी से जाकर के बाइंड हो रहा था, ये एक्चुअल में C1 प्रोटीन्स है। ये एक्टिवेट किया गया, ये C1Q को पहले एक्टिव किया गया, C1Q R2S2 में ये एक्टिव हुए एंटीबॉडीज की मदद से। जैसे ही जुड़े, जैसे ही ये एक्टिव हुए तो इन्होंने क्या किया, C4 को फ्रैगमेंट कर दिया C4B और C4A में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया, यहां पे लिख दो एक्टिवेटेड। दूसरा इन्होंने क्या किया, कि C2 को C2B में एक्टिव कर दिया, C2B में तोड़ दिया और एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया जिनको हम लोग बोल रहे थे C4B2A कॉम्प्लेक्स। तो देखो C2 का एक फ्रैगमेंट यहाँ पे आया, ये फ्रैगमेंट यहाँ पे आया, ये एक्टिवेट हो गया, इसको हम लोग बोल दिए C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज के बाद इन्होंने क्या किया, C3 के ऊपर एक्ट किया तो C3 टूट गया, किसमें, C3B में, और C3 में यह फ्रैगमेंट्स में टूट गया, ठीक है। अब ये C3B जो है ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो ये C4B2A 3B कॉम्प्लेक्स बना दिया। इनको हम लोग क्या बोल दिए, C5 कन्वर्टेज। ये C5 कन्वर्टेज फिर क्या करेगा, ये C5 कन्वर्टेज C5 के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक। अब C5 क्या करेगा, C5B और C5A में टूट जाएगा और ये जाकर के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिव करेगा। इतना हम लोगों ने क्लासिकल पाथवेज में देख लिया, ठीक। अल्टरनेटिव पाथवे में हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही माइक्रोबियल सरफेस का सिग्नल मिला उसको, C3 जो है वह C3B में ब्रेक हुआ, क्लीव हुआ और C3A में स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस किया इसने। उसके बाद यह फैक्टर B से जुड़ेगा और फैक्टर B का भी फैक्टर D ने फ्रैगमेंट कर दिया था, तो यहाँ पे C3B और कैपिटल B स्मॉल b का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको अपन लोग C3 कन्वर्टेज अगेन बोलेंगे, ठीक है। अब ये C3 कन्वर्टेज जो है यह C3B की मदद से अगेन एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिनको हम लोग C3B कैपिटल B स्मॉल b और 3B कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, C5 कन्वर्टेज। और ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, ये C5 के ऊपर एक्ट करेगा और इसको फिर से फ्रैगमेंट्स में तोड़ करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगा। ये वाला भी काम हो गया, तो ये अल्टरनेटिव पाथवे हो गया, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं कि MBL ने क्या किया था।
एम्ब्रियल में माइक्रोबियल वॉल से अटैचमेंट शो कर दिया था, मैनोस से जाकर के बाइंड हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब इससे जुड़ गए MASP भी, ठीक, ये एक्टिवेट हो गए और एक कॉम्प्लेक्स बनाए C1 लाइक कॉम्प्लेक्स। तो C1 कॉम्प्लेक्स टाइप के ये एक्टिव हुए। उसके बाद उन्होंने एक्टिव क्या किया, उन्होंने C4 को एक्टिव किया। C4 को एक्टिव करने के बाद इन्होंने क्या किया था, C4B से C3 कन्वर्टेज बनाया, फिर बाकी सब क्लासिकल पाथवे की बात। तो आप लोगों के पास सभी पाथवेज जो है वह कवर अप हो गए इस छोटे से डायग्राम में। तो क्लासिकल पाथवे मैं इसको अलग से काट करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा, YouTube पे पड़ा रहेगा ये वाला आपके लिए लैक्टिन पाथवे हो गया, ये वाला आपके लिए अल्टरनेटिव पाथवे हो गया। तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के पाथवेज है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं, है ना। अच्छे से इसको देख लीजिए। अच्छे से ये सबको देख लीजिए, ये YouTube पे रहेगा, आप शेयर कर सकते हैं किसी और को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।